शराब घपले के बाद अब तालीमी घपले में फंसी दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत। बीजेपी ने आयद किए क्लासरूम, बैतुल खला और आबी जखीरे के निजाम की तामीर में घपले के इल्जामात। इस मामले पर 2.5 साल पहले विजिलेंस सेक्रेटरी को भेजी गई सीवीसी रिपोर्ट पर कार्रवाई न करने पर पूछे सवाल। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की त्रिपुरा और आसाम में कई प्रोग्रामों में शिरकत। अगरतला में कबायली जलसे से खिताब, कहा कि हमने 35 बरसों की सीपीएम की खराब हुकूमत से त्रिपुरा को दिलाई है आजादी। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को जारी किया नोटिस। अर्जी गुजारों की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर बरहमी का इजहार। कर्नाटक हुकूमत ने कहा कि वो जल्द समाअत के लिए है तैयार। 5 सितंबर को होगी मामले की अगली समाअत। कांग्रेस से अलहदगी के बाद गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा कि कांग्रेस है अंधों की जमात। वजीर आजम मोदी की सताइश करते हुए कहा कि इंसानियत से पुर है वजीर आजम की शख्सियत। जयराम रमेश ने से अपने डीएनए जांच कराने की कही बात। झारखंड के दुमका में 12वीं की तालिबा पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने का वाकया। सख्त हिफाजती इंतजामात में निकाली गई शिव यात्रा और लोगों के गुस्से के पेश नजर शहर में दफा 144 नाफिज। बीजेपी महिला मोर्चे ने तमाम अजला में वजीर आला हेमंत सोरेन के जलाए पुतले। बीजेपी ने रियासती हुकूमत पर पिकनिक मूड में रहने का आयद किया इल्जाम। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश पर आज मनाया जा रहा है खेलों का कौमी दिन। मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। वजीर आजम ने खेलों के कौमी दिन की दी मुबारकबाद। कामयाबियों का सिलसिला जारी रहने और मुल्क भर में खेलों की मकबूलियत में इजाफे की उम्मीद का किया इजहार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में वादा किया था कि रियासत में 500 नए स्कूल कायम किए जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो स्कूल हैं उन्हीं में अब इजाफी कमरे तामीर होंगे, नए स्कूल नहीं खुलेंगे। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 7180 कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक लागत में 326 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ये टेंडर की रकम का 53% से ज्यादा था। लागत में इजाफे की वजह से 6133 क्लासरूम बनाने थे, जबकि सिर्फ 4027 क्लासरूम ही तामीर किए गए थे। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल दिल्ली में बनवाएंगे। ये 500 नए स्कूल तो नहीं आए। इस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जो कि अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दी गई, कहा जाता है कि हम जो स्कूल हैं वहां पे अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे। अच्छा, अतिरिक्त कमरे बनवाएंगे, नए स्कूल नहीं खुलवाएंगे। ये अतिरिक्त कमरे बताते हैं 2400 कमरों की करीब क्लासरूम जिनको बनाना था, जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ा के 7180 करा गया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को करीब करीब 50 से 90% तक बढ़ाया गया। और बीजेपी की तर्जुमान ने कहा कि 2.5 साल कबल सीवीसी ने तालीम में घोटाले का पर्दाफाश करने वाली रिपोर्ट दिल्ली विजिलेंस के सेक्रेटरी को भेजी थी। अरविंद केजरीवाल ने इस घोटाले का नोटिस क्यों नहीं लिया? 2.5 साल में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सीवीसी ने एक रिपोर्ट जिसमें यह स्पष्ट था कि घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है, भेजी दिल्ली सरकार के जो विजिलेंस के सेक्रेटरी हैं उन्हें, और 2.5 साल पहले।
आगे बढ़ते हैं, जहां गौरव भाटिया ने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी का बस एक ही जवाब है, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना और जनता का माल अपना। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली हुकूमत ने बारिश के पानी को जखीरा करने के 29 सिस्टम बनाने के लिए ग्रांट लिया था, लेकिन सीवीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने के दौरान सिर्फ 2 सिस्टम ही पाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद दिन जैसे बदलता था आंकड़ा बदल देते थे। तो क्योंकि पारदर्शिता से प्रेरित नहीं है, नाटक से प्रेरित हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, आपका तो लगता है बस यही एक सपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, न्यूयॉर्क टाइम्स का नाम जपना, जनता का माल अपना। यह है अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली बीजेपी केजरीवाल हुकूमत की शराब पॉलिसी में बदउनवानी के खिलाफ बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता की क़यादत में मुजाहिरा कर रही है। बीजेपी ने आईटीओ चौक से दिल्ली का दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक तक एहतजाज मार्च निकाला। गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को निशाना बनाते हुए मनीष सिसोदिया के इस्तीफे का मुतालबा किया। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत ने बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार दिल्ली के साबिक वजीर सेहत सत्येंद्र जैन का इस्तीफा भी तस्लीम नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता ने डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आवाम के सवाल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने आईटीओ पर दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता के साथ खुसूसी बातचीत की। रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता है। गुप्ता जी, आज क्या है, आज किन वजहों से आप? देखिए, पिछले 10 दिनों से लगातार दिल्ली की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के अंदर इनके शराब मंत्री, इनके शिक्षा मंत्री, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप इनकी सरकार के ऊपर लगे, दिल्ली सरकार के ऊपर, लेकिन दिल्ली सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है और वो लगातार जवाब ना देना पड़े इसलिए नए नए ड्रामे रच रहे हैं। वो जवाब नहीं देना चाहते कि आखिर शराब माफिया को आपने कमीशन उनका 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया, क्यों उन्होंने शराब के ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपया और 30 करोड़ वापस कर दिए, क्यों रिहायशी कॉलोनी में ठेके खोलकर उन्होंने दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर झोंकने का काम किया, दिल्ली के अंदर अपराध बढ़ाने का काम किया है। ये जो पाप आम आदमी पार्टी ने किया है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि शराब माफिया को आपने दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए खुली छूट क्यों दी। बहुमत के बावजूद विश्वास मत के लिए विधानसभा में प्रस्ताव रखना, कैसे देखती है बीजेपी इसको? देखिए, ये डर और बौखलाहट है, मुद्दों को भटकाने की साजिश है कि हम मुद्दे को भटका दें, लेकिन वास्तव में मैं आज कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसी की रिपोर्ट को लेकर भी शिक्षा मंत्रालय में आपने जो दिल्ली के स्कूलों में गड़बड़ी हुई है उसको भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर किया, उसमें क्या है? देखिए, सीबीसी की सबसे अहम बात है कि सीबीसी की जो फाइंडिंग्स आई है वो बड़ी गंभीर है। उस सीबीसी की फाइंडिंग में साफ लिखा है कि 860 करोड़ रुपए का टेंडर जो कि आपने 6133 कमरों के लिए किया था, जिसमें आपने नियमों की धज्जियां उड़ाई, सीबीसी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर 4027 कमरे ही बन पाए, जिसमें 1000 टॉयलेट के कमरे भी तो कमरों में इंक्लूड कर दिए और खर्चा कर दिया आपने 1350 करोड़ रुपया। उनका कहना है कि सिर्फ आबकारी नीति ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग में भी घोटाले उजागर हुए हैं सीबीसी रिपोर्ट के जरिए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चुप्पी तोड़नी चाहिए और उन्हें जवाब जरूर देना चाहिए। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ आईटीओ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने शराब की पॉलिसी के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है। इतना बड़ा घपला हुआ है, मुल्क को नुकसान पहुंचा है और वो इससे लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं। नड्डा ने कहा कि केजरीवाल को जांच एजेंसियों को जवाब देना चाहिए और अदालत में भी जवाब देना चाहिए। अभी तक केजरीवाल साहब ने शराब नीति पर तो जवाब दिया ही नहीं।
कभी बोलते हैं हमको अंदर करना चाहते हैं, कभी बोलते हैं हमको तकलीफ दे रहे हैं, कभी बोलते हैं अरे भाई प्रदेश को घाटा हो गया, इतना बड़ा घोटाला हो गया, आंकड़ों सहित सबने रख दिया, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा तो लुटा क्यों। ये कानून का देश है, कानून में प्रावधान है, आप उसका उपयोग कीजिए। तो ये कोई बीजेपी करती है ऐसा थोड़ी ना है। आप जवाब दीजिए उन एजेंसीज को जिन्होंने प्रश्न किया है। और हर व्यक्ति तो यही बोलता है ना कि मैं पाक दामन हूं, मेरा सब मैं ईमानदार हूं, तो ठीक है ना, तो कोर्ट में बताओ ना। और आपको रिक्लूज लेना है तो कानून की व्यवस्थाएं हैं, उसका उपयोग करो। और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुफ्त रेवड़ी बांटने पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि केजरीवाल कौमी वसाइल पर बैठकर छोटी रियासत का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप अपना मवाजना हमसे करें और शर्मा ने कहा है कि हम कम तरक्की याफ्ता हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि उनकी पार्टी दिल्ली का मवाजना आसाम से कर रही है। आप लोग सारा देश का रिसोर्स का ऊपर बैठ रहा है और हम लोग का यहाँ में इंडस्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल का इश्यूज है, हॉस्टाइल बॉर्डर है। तो ये लोग एक स्लोगन देके जो देश चलाना चाहते हैं, यही लोग देश को खंडित करके रख देगा। आप दिल्ली का कंपेयर हर दम करो, न्यूयॉर्क का साथ करो, टोक्यो का साथ करो, आप लंदन का साथ करो, कि आपका इतना बुरा दिन आ गया कि आप गुवाहाटी का साथ अपने आप को कंपेयर करेगा। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा त्रिपुरा और आसाम के दौरे पर हैं। त्रिपुरा के दौरे के दौरान अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में डबल इंजन की सरकार रियासत की तरक्की के तहीं ऐद बस्ता है। उन्होंने कहा कि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद की है कि आने वाले वक्त में आवाम बीजेपी को फिर खिदमत का मौका देगी। लोकल बॉडीज में त्रिपुरा ने बहुत अच्छा किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। 98.5% सीट्स आउट ऑफ 334 सीट्स, 330 सीट्स हैव बीन वन बाय भारतीय जनता पार्टी। उसी तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज में 100% विक्ट्री। मैं त्रिपुरा की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्र में, प्रदेश में, जहां आपने दोनों लोकसभा की सीट जिताई, जहां आपने विधानसभा में हमको बैठाया, जहां आपने हमको लोकल बॉडीज में बैठाया, उसके लिए त्रिपुरा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को छुएगा, इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि कबायली बिरादरी की तरक्की के लिए बीजेपी ने हमेशा काम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आज मरकज़ी हुकूमत में 5 कबायली बिरादरियों में से एक मरकज़ी वज़ीर है, जबकि त्रिपुरा हुकूमत में भी 5 वुज़रा हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले मुल्क में अलहदा कबायली वज़ारत तश्कील दी थी। भारत सरकार में इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व सरकार में जनजाति समाज को दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आज एनडीए की सरकार में 8 ट्राइबल मिनिस्टर हैं और त्रिपुरा में 5 मंत्री ट्राइबल हैं और वह जनजाति समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे, किसी ने सुध नहीं ली जनजातियों की, किसी ने इनकी चिंता नहीं की। अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री, अगर जनजाति मंत्रालय जनजाति भाइयों के विकास के लिए किसी ने भी स्थापित किया तो वो भारत के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसकी चिंता की। नड्डा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की आज़ादी के अमृत काल के दौरान द्रौपदी मुर्मू को मुल्क के आला ओहदे पर फाइज किया, जो कबायली बिरादरी के लिए बाइसे फख्र है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृत काल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को
वहां पर सुशोभित किया। देश के सर्वोच्च पद पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज भारतीय फिजाइया के एक बड़े रडार स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के कामकाज का जायजा लिया। ये निज़ाम IAF की रीढ़ की हड्डी है और ऑपरेशंस को अंजाम देने में अहम और फाल है। राजनाथ सिंह ने मुल्कगीर सतह पर मुख्तलिफ मकामात पर किए गए नेटवर्क के मुख्तलिफ ऑपरेशंस की कारकर्दगी का भी मुशाहिदा किया। इनमें जंगी मालबरदार, रिमोट हवाई जहाज और साइनर्जिस्टिक्स ऑपरेशंस के नेटवर्क शामिल थे। अपने खिताब में वजीर दिफा ने साल भर मुल्क की फिजाई हुदूद को महफूज रखने पर फिजाइया के एहलकारों की भी तारीफ की। खाद और केमिकल के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप का आगाज किया। इस ऐप के जरिए आप किसी भी दवा का सही नाम और मुतबादिल देख सकते हैं। इसके साथ ही अद्वियात की ज्यादा कीमत के बारे में भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी में दस्तयाब है। इसके साथ ही मनसुख मांडविया ने IPDMS-2 भी लॉन्च किया। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर मनसुख मांडविया ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में दवा साजी की सनत को आगे ले जाना है तो न सिर्फ मिकदार बल्कि मयारी अद्वियात को भी फरोग देना होगा। इसके लिए तहकीक और इख्तरा पर तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत आज डिजिटल सेहत के शोबे में दुनिया में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि कोविड के बहरान के दौरान भारत ने 150 ममालिक को अद्वियात बरामद की हैं। जब प्राइस सीलिंग होती है तो ऑटोमेटिक वो मेडिसिन अफोर्डेबल हो जाती है, और जब वो अफोर्डेबल हो जाती है तब वो एक्सेसिबल हो जाती है। हमें जेनरिक मेडिसिन को प्रोत्साहित करना है, इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना है, देश में रिसर्च और इनोवेशन पर बल देना है। हमें क्वालिटी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो उस दिशा में प्रयास करना है। सनत व तिजारत और उमूर सारिफीन, खुराक और टेक्सटाइल के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक तकरीब में मार्केट प्लेस पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP गिफ्ट कैटलॉग और ODOP स्टोर फ्रंट का आगाज किया। इस दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को कौमी मुहिम बना दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने तरक्की को समाज के आखिरी फर्द तक पहुंचाया है, जो दहाइयों तक मुमकिन नहीं हो पाया था। This project was first initiated almost as musings by the Honorable Prime Minister 3 or 4 years ago. The journey has been, I would believe, initially slow. Took time for the concept to really seep in, to have people understand and engage with the huge potential that districts and small towns or small villages have. But because of the consistent articulation of his idea, the Honorable Prime Minister has successfully made this a national movement today. पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे हर जिले में कुछ मुनफरिद मसनूआत बनती हैं। ODOP का असर उत्तर प्रदेश के तमाम 75 अजला में नजर आ रहा है। हम हर जिले से काबिले बरामद मसनूआत की भी निशानदही कर रहे हैं। हमारे पास एक ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, जो इन मसनूआत को ONDC प्लेटफॉर्म पर किसी को भी फरोख्त करने की बाआसानी इजाजत देता है। साबिक कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के बारे में उठाए गए सवालों पर वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि अगर घर वालों को लगता है कि किसी शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है तो खुद घर छोड़ने में ही दानिशमंदी है। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अक्लमंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए।
कांग्रेस के साबिक लीडर गुलाम नबी आजाद ने जयराम रमेश को जवाब देते हुए कहा कि उनका डीएनए किस किस पार्टी में रहा है वो पहले इसकी जांच करें। आजाद ने कहा कि चापलूसी से ओहदा हासिल करने वाले इल्जामात लगाते हैं तो तकलीफ होती है। मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से परे हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से परे हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। कांग्रेस के साबिक रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सियत इंसानियत से भरपूर है। स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ दायर अर्जियों पर कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी किया। ख्याल रहे कि इन अर्जियों के तहत कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया गया है कि जिसमें उसने रियासती हुकूमत के हुक्म को बरकरार रखा था। रियासती हुकूमत के फैसले के मुताबिक स्कूल और कॉलेजों में सभी तालिबे इल्मों को हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी और ड्रेस कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। और इस मामले की अगली समाअत 5 सितंबर को होगी। झारखंड के दुमका में एक लड़की की मौत को लेकर हंगामा मच गया है। दरहकीकत 23 अगस्त को दुमका में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की पर एक शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी, जिसके बाद रांची में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। हादसे का शिकार होने वाली बच्ची की आखिरी रसूमात आज अदा की जा रही हैं। पुलिस ने इस मामले में मुलजिम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम शाहरुख है। वहीं बच्ची की मौत के बाद दुमका में एहतजाज शुरू हो गया, जिसके पेश नज़र जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है। दूसरी जानिब झारखंड के बीजेपी लीडर पड़तूल शाह देव ने रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जब मुतासरा अपनी जिंदगी से जंग लड़ रही थी तो झारखंड के वजीर आला कुश्ती रानी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया है कि फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएं और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं झारखंड के साबिक वजीर आला रघुबर दास ने दुमका वाकये पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इससे पूरी इंसानियत, समाज और झारखंड शर्मिंदा है। रियासत में कबायली लड़कियों और खवातीन से मुतालिक 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, क्योंकि एक खास फिरके के लोग लव जिहाद के जरिए डेमोग्राफी को पूरी तरह तब्दील करना चाहते हैं। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब एसआईटी गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। अभी सुबह सुबह उनके पिताजी, लड़की के पिताजी हमें फ़ोन किए थे, बोला दुमका में भी हॉस्पिटल में जब भोर में 5 बजे एडमिट किए तो वहाँ भी कोई इलाज की सुविधा नहीं थी, मात्र 12 बोतल सलाइन चढ़ाकर फिर कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। बोला मैं किसी तरह लेकर रिम्स में आया। ऐसी स्थिति है। अब राज्य में आज आश्चर्यचकित होकर राज्य की जनता जानना चाहती है कि झारखंड में सरकार नाम का कोई चीज है क्या। और नाज़रीन, अब बात हॉकी के जादूगर की। हॉकी का नाम सुनते ही जहन में मेजर ध्यानचंद की तस्वीर उभर आती है। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन को जो मकाम हासिल है, हॉकी में वही मकाम मेजर ध्यानचंद का है।
हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए। हॉकी के इस जादूगर का यौम पैदाइश यानी कि 29 अगस्त को भारत में कौमी यौम खेल के तौर पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर समझा जाता है। कहते हैं जब वो हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वो किसी जादू की स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो रिकॉर्ड कायम किए उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर फौज में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए तरगीब देने का क्रेडिट रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। दूसरी आलमी जंग से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में तलाई तमगा दिलाने में अहम रोल अदा किया। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की तरफ से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उन खेलों में ध्यानचंद ने 16 गोल किए। उनकी इस कारकर्दगी के बाद एक अखबार ने लिखा था, ये हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। देखते ही देखते वो दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला और अपने बैनुल-अक़वामी करियर में 400 से ज्यादा गोल भी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सरफराज किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का कौमी यौम खेल करार दिया गया। इसी दिन खेल में मुमताज कारकर्दगी के लिए कौमी अवार्ड खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ध्यानचंद को सदी का खिलाड़ी करार दिया था। ध्यानचंद के एजाज में भारत में खेलों के आला तरीन अवार्ड खेल रत्न का नाम पिछले साल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। चौथाई सदी तक आलमी हॉकी दुनिया की चोटी पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। झांसी में उनकी आखिरी रसूम किसी घाट पर न अदा करके उस मैदान पर अदा की गयी जहां वो हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर कौमी खेलों के दिन की मुबारकबाद दी। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेजर ध्यानचंद जी के यौम पैदाइश पर कौमी खेलों के दिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और खिराज तहसीन। हालिया बरस खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। काश ये सिलसिला जारी रहे, खेल पूरे भारत में मकबूलियत हासिल करते रहें। और इसी के साथ ही खबरनामा हमारा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।